बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अपनी प्रीवियस बात को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियोज की। ऐसी रेशियोज जो दोनों स्टेटमेंट से डाटा हासिल करके कैलकुलेट की जाती हैं। उसी के अंदर हमने दो कैटेगरीज की थी, जिसमें एक कैटेगरी थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, एंड देन दूसरी कैटेगरी थी एक्टिविटी रेशियो। तो पहली कैटेगरी हमने पिछली वीडियो में कवर की। इस वीडियो में हम एक्टिविटी रेशियोज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज क्या है? एक्टिविटी रेशियोज show the ability of a firm to use its assets efficiently. So ये रेशियोज हमें एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में बात करेगी। ठीक है जी, हमें बताएंगी कि कोई फर्म अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रही है और कितना एफिशिएंटली उसको यूज कर रही है अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है जी। या शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए जो एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट चाहिए, क्या वो अचीव हो रही है या नहीं, इस बात का जवाब हमें एक्टिविटी रेशियो से मिलेगा। अब एक्टिविटी रेशियोज जो हैं वो ऐसी रेशियोज हैं जिसमें से एक जो आइटम है या एक नंबर जो है वो कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से होगा, जिसको हम फ्लो आइटम कहेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बात हो चुकी। और एक जो है वो नंबर हमें बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट से मिलेगा, जिसको हम स्टॉक आइटम कहेंगे। एक्टिविटी रेशियोज में बहुत सारी रेशियोज हैं, मसलन अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, अकाउंट्स रिसीवेबल इन डेज और कलेक्शन पीरियड, अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर या एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होती हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो दिस रेशियो शोज द क्वालिटी ऑफ अ फर्म्स रिसीवेबल्स की क्वालिटी के बारे में बात करेगी और फर्म की एबिलिटी टू कलेक्ट इट्स रिसीवेबल, इसके बारे में बात की। कितना एफिशिएंट है एक फर्म अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो इस बारे में बात करेगी। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फार्मूले की अगर हम बात करें तो एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। सेल्स हमारा फ्लो आइटम है और रिसीवेबल हमारा स्टॉक आइटम है। दैट्स वाई हमने रिसीवेबल की एवरेज को इस्तेमाल किया। क्यों एवरेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं? लास्ट वीडियो में हमने, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है जी। अब ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा इन टाइम्स। अगर इसका आंसर आता है 2 और 4 तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट एन ईयर एक कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल 2 दफा कलेक्ट करती है, और अगर 4 आंसर है तो वो 4 दफा कलेक्ट करती है। ठीक है जी। तो यही चीज के द रेशियो टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स फर्म्स कलेक्ट इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। अब जितनी ज्यादा ये रेशो होगी, उतना जो अवेलेबल कैश है वो ज्यादा होगा कंपनी के पास। ठीक है जी। लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए। एक मॉडरेट जो है वो ये रेशो रहनी चाहिए। इसी रेशो के जरिए हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑन एवरेज हम कितने दिनों बाद अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें पता चलेगा कि वो दिन कितने हैं, कि कितने दिनों बाद हम जाके कलेक्ट। फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो फार्मूला देखा था, उसके जरिए जो आंसर आया वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस फार्मूले को मजीद एक्सटेंड करें तो ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। अगर नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक एब्सोल्यूट नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं क्रेडिट सेल्स का, नेट क्रेडिट सेल्स का, तो हम टोटल सेल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास जो है वो आ जाएंगे डेज, इसका आंसर आएगा 15, 30 और 45 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। अब ये जो आंसर आया तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऑन एवरेज कंपनी हर 15 दिन बाद अपने रिसीवेबल्स कलेक्ट करती है। ठीक है। अब ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ये हमारी क्रेडिट टर्म के साथ मैच करना चाहिए। क्रेडिट टर्म फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने बुक्स में देखा, अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में इसमें आती है जी 2, 10 एंड 30। अगर आप 10 डेज के अंदर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर देते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये जो 30 है ये इस एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ मैच करना चाहिए, समहाउ हम इसके आगे पीछे हों। अगर हम उसके आगे पीछे नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी क्रेडिट टर्म को रिवाइज करने की जरूरत है या फिर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास आ जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है जी अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो के मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर और अ फर्म इज पेइंग टू इट्स सप्लाई। ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स अकाउंट्स पेबल थ्रू आउट द ईयर, जैसे हमने रिसीव किया वैसे अब हम देख रहे हैं कि ऑन एवरेज हम कितनी दफा एक साल के अंदर अपने अकाउंट्स पेबल को या अपने सप्लायर्स को पैसे देते हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है जी। फार्मूले की अगर हम बात करें तो एनुअल क्रेडिट परचेजेस को हम इस्तेमाल करेंगे जो कि एक फ्लो आइटम है, और एवरेज अकाउंट्स पेबल को इस्तेमाल करेंगे जो कि एक स्टॉक आइटम है। ठीक हो गई बात। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी वही उसी तरह होगी। अगर ये 2 टाइम्स आता है तो हम ऑन एवरेज हर 6 महीने बाद पे कर रहे हैं, अगर ये 4 टाइम आता है तो हम एक साल में 4 दफा अपने सप्लायर्स को पैसे दे रहे हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑन एवरेज कितने दिनों बाद हम पे कर रहे हैं तो उसके लिए एवरेज पेमेंट पीरियड को हम इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की थी। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम ये फार्मूला लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस। अगेन नेट क्रेडिट परचेजेस अवेलेबल नहीं तो हम टोटल परचेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डेज के अंदर, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, इस तरह का हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑन एवरेज हम हर 30वें दिन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाती है इंटरप्रिटेशन। दिस शोज द एवरेज डेज आफ्टर विच पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? दिस रेशियो शोज हाउ एफिशिएंटली अ फर्म इज यूजिंग इट्स इन्वेंट्री, कि हम अपनी इन्वेंट्री को कितने एफिशिएंटली यूज करते हैं। ठीक है जी। फार्मूले की अगर हम बात करें तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस्तेमाल करें, डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। तो अब ये भी जो आंसर हमारे पास आएगा ये आएगा टाइम्स के अंदर। ठीक है जी। 2 और 4, तो इसका मतलब है कि हम 2, 4, जो भी हमारा आंसर आएगा तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द ईयर हम 2 दफा या 4 दफा अपनी इन्वेंट्री को अकाउंट्स पेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू सेल्स। ठीक होगी बात। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। द रेशियो टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑन एवरेज द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू अकाउंट्स रिसीवेबल थ्रू सेल्स। ठीक है। अब ये जो टर्नओवर रेशियो है ये ज्यादा हो गुड, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ये बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी बाकियों की तरह मॉडरेट रहना चाहिए। अगर हम ये देखना चाहें कि ऑन एवरेज हम कितने दिनों में इन्वेंट्री को अकाउंट्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज है। ये हमें क्या बताएगी, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसमें हम नंबर ऑफ डेज को इस्तेमाल करेंगे इन ईयर, डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की। एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेज के अंदर
This ratio shows the number of days a firm takes on average to convert its inventory into accounts receivable. कितने दिनों बाद हम अपनी इन्वेंट्री को अकाउंट्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। अगर ये डेज बहुत ज्यादा हैं, यानी कि एक लिमिट से भी एक्सीड कर रहे हैं, तो उसका नुकसान ये है कि हम अपनी इन्वेंट्री को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे। इसका हमें जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अगर हम इन्वेंट्री को एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते। अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर डेज ज्यादा है हमारी फर्म की, तो इसका मतलब है कि हम जो इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट है वो भी ज्यादा है हमारी, हम ज्यादा पे कर रहे हैं। और दूसरा नुकसान हमें ये होगा कि जो चीजें, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगे जी। किसी का फैशन नहीं रहेगा, किसी का कोई ट्रेंड नहीं रहेगा, ठीक है, कोई प्रोडक्शन में यूज होने के काबिल नहीं रहेगी, तो हमारी जो लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये कम है, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बहुत थोड़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 इतने थोड़े हैं, तो इसका नुकसान हमें क्या हो सकता है कि हम स्टॉक आउट हो सकते। सो अगेन ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज है, इसको भी हमें मॉडरेट रखना पड़ेगा। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद है जी टोटल एसेट्स और टर्नओवर रेशो। टोटल एसेट और कैपिटल टर्नओवर रेशो ये क्या है, ये हमें बताएगी कि हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग ओवर एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट सेल्स, कि कितने एफिशिएंटली हम अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं सेल को जनरेट करने। ठीक है जी। फार्मूले की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। ठीक है जी। इससे हमें पता चलेगा कि हम $1 एसेट इंप्लीमेंट करने से कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ठीक है जी। अगर आंसर हमारे पास आ जाता है 0.35, तो इसका मतलब है कि $1 के एसेट्स लगाने से हम 35 सेंट्स सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमारी एसेट मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो ये रेशियो ज्यादा होगी, और अगर हम अपने एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रहे तो ये वाली जो रेशियो है ये लेसर होगी। ठीक होगी बात। तो समराइज कर लेते हैं, अभी तक हमने जो रेशियोज हैं तकरीबन सारी देख ली हैं ऑलमोस्ट। तो रेशियोज जो हैं वो हमने 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड की थी। ऐसी रेशियो जो सिर्फ और सिर्फ डाटा लेती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से या बैलेंस शीट से। इसकी 2 कैटेगरीज हमने देखी। नंबर 1 इज लिक्विडिटी, जो कि शॉर्ट टर्म जो है वो पेमेंट्स के बारे में बात करेगी, जिसमें करंट रेशो, क्विक रेशो की बात की। फिर है जी फाइनेंशियल लीवरेज, ये हमारे फाइनेंसिस के बारे में बात करेगी, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात करेगी। तो इसमें हमने डेट टू इक्विटी रेशो जो फाइनेंशियल रिस्क का इंडिकेटर है उसकी बात की। डेट टू टोटल एसेट्स, एसेट की फाइनेंसिंग के बारे में बात की इस रेशो ने। और डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में इस रेशो ने बात किया। दूसरी बड़ी कैटेगरी हमारी वो थी कि जिसमें हमारी जो रेशियोज हैं वो नंबर इस्तेमाल करती थी, जो डाटा इस्तेमाल करती थी वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आता था। इसमें हमने कवरेज रेशो, ये रेशो हमें बताती है कि हमने एक इंटरेस्ट जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो अगर हमने पे करना है तो उसको पे करने की एबिलिटी हमारी फर्म की क्या है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखी हमने, और इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने देखा। ठीक है। और फिर हमने एक कैटेगरी ये बनाई जिसमें एक नंबर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट से आता था और एक नंबर हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आता था। तो इसमें जो पहली कैटेगरी जो कि हमने देखी वो थी प्रॉफिटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमें बताता है कि अगर हमने $1 एसेट लगाया तो उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट अर्न किया। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमें बताती थी रेशो कि अगर हमने $1 इक्विटी इन्वेस्ट की है तो उसके अगेंस्ट हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है जी। और इस वीडियो के अंदर हमने
इसी कैटेगरी की दूसरी मेन कैटेगरी यानी कि एक्टिविटी रेशियोज की बात की। तो एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर की बात की, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज की बात की, उसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर की बात की, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज की बात की, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर और अकाउंट्स पेबल टर्नओवर इन डेज की बात की, और हमने लास्ट पे एसेट टर्नओवर की बात की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ओवरऑल जो हमने रेशियोज देखी उन तमाम की हमने समरी बनाई। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।